नमस्कार, मैं हूं रविंद्र गौतम और ये आज हमारा तीसरा प्रोग्राम है लीडर्स टॉक का। इस प्रोग्राम में जैसे कि हमने आपसे वायदा किया था कि हम उन हस्तियों को लेके आएंगे जो अपने कहते हैं ना कि छलांगे लगा रहे हैं, अभी उनके पर निकले हुए हैं, उन्होंने उड़ना शुरू किया हुआ है, लेकिन उनकी उड़ान, उनकी सोच, उनकी विज़न बहुत ऊंची और बहुत लंबी है। और इसमें मैं हर तरह की फील्ड से लोगों को लेके आना चाहता हूं ताकि आपको उनसे ज्ञान मिल सके कि किस फील्ड में लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्या उनके चैलेंजेस होते हैं। और आज हमारे साथ बॉलीवुड से एक सज्जन है जिनका नाम है राहुल तंवर। राहुल तंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल, पहले तो मुझे आप अपनी बताइए कि आपकी जो जर्नी रही है इस फिल्म लाइन में कैसे रही और क्या क्या आपने किया है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ रविंदर जी कि आपने मुझे इस शो में बुलाया। और अगर मैं बात करूँ जर्नी की, तो मेरी नज़र में जर्नी एक शुरुआत से शुरू होती है, पर ज़िंदगी कुछ इस तरह चल रही है कि हर रोज़ एक नई शुरुआत होती है। पर फिर भी अगर आप मेरी जर्नी की बात करें तो वो शुरुआत हुई जब मैं स्कूल में था, जब मैं 12वीं में था। तो कुछ ऐसा हुआ था, एक वाक़या, कि एक हमारा कोई स्टेज प्रोग्राम था जिसके लिए काफ़ी बच्चों को कहा गया था कि भाई आप एक नाटक करिए कोई ना कोई। मैं 1 हफ़्ता 10 दिन उसकी तैयारी में था, पर कुछ कारण ऐसा हुआ कि मैं उस स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाया। शायद वो बात उस वक्त दिमाग में ज़्यादा नहीं रही, पर वो घर कर गई थी मेरे दिमाग में। 12वीं पास हुई, फिर मैं होटल मैनेजमेंट में आया। ज़िंदगी तब बदली जब मैं वहाँ पहली बार मिला ओमपुरी साहब से। तो ओमपुरी साहब हमेशा मुझे देखते रहते थे और तभी उन्होंने एक दिन मुझे रोका और उन्होंने मुझे कहा, वो देख रहे भाई 18 साल का लड़का है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और हिंदी बोल रहा है, मुझे देख रहा है। तो ओमपुरी साहब ने मुझे रोका, कहा कि राहुल जी ज़रा आप रुकेंगे। मैं उनके पास आया, मैं कहा जी सर, क्योंकि मैं उनका पहले से ही एक फ़ैन था। तो उन्होंने मुझे कहा कि राहुल तुम बोलता बहुत अच्छे हो, तुम यार कुछ करो अपनी लाइफ में। उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ था, ईशान, जो कि अब एक छोटे भाई जैसा है मेरा। तो ईशान भी वहीं था, छोटा सा। और मैं ओमपुरी साहब को देखता रह गया। तो उस वक्त न जाने क्यों मुझे लगा कि हाँ, कि आज एक इतनी बड़ी शख्सियत ने मेरी तारीफ़ करी है, मुझ में कोई बात है। मैं घर पे आया, मैंने मम्मी को बताया कि भाई ओमपुरी साहब ने मुझे कहा कि तुम बोलते बहुत अच्छा हो। तो वो जो पुराना एक सपना था, जब मैं स्टेज पे नहीं, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि ओमपुरी जी ने आपको इनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए, जिन्होंने मेरे अंदर एक स्पार्क लगाया। क्योंकि देखिए, जब आप एक होटल मैनेजमेंट में होते हैं, आपके हाथ में एक ट्रे के अलावा और कुछ नहीं होता, उस ट्रे में सपने भी होते हैं। तो आपने अपना करियर एक तरह से होटल मैनेजमेंट से शुरू मैंने किया। होटल मैनेजमेंट करके मैंने एक रेस्टोरेंट से शुरुआत करी थी, जिसमें आई वाज अ कॉफ़ी सर्वर। आई यूज्ड टू सर्व कॉफ़ी टू द फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। और वहाँ नौकरी करने का मेरा यही एक रीज़न था कि मैं उन लोगों को देख सकूँ पास से, उनको समझ सकूँ, सीख सकूँ। क्योंकि तब मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि एक 18 साल का बच्चा, देखिए सन 2002 और 3 का वो दौर नहीं था जब हम मोबाइल फ़ोन भी अफोर्ड कर सकते थे, या हम अपने घर वालों को कहते कि आप मुझे NSD भेज आपके दीजिए। पेरेंट्स क्या करते थे और आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म लीबिया में हुआ था, मिस्राता में। ओके। ये इजिप्ट के पास है, जहाँ के कर्नल गद्दाफ़ी थे। मेरा जन्म वहाँ हुआ। तो मेरी मम्मी मेडिकल फील्ड में थी, शी यूज्ड टू वर्क इन हॉस्पिटल वहाँ। मेरे पापा ओबराय होटल्स में थे, तब इराक़ में काम करते थे। तो मेरे माँ बाप ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में थे। तो वहाँ से फिर मैं भारत की तरफ आया। जब खाड़ी युद्ध हो गए उसके बाद मैं फिर भारत में था। तो उसके बाद ज़िंदगी चलती रही है। मेरी मम्मी अभी रिटायर हुई हैं एज ए गैजेट ऑफिसर जीबी पंत हॉस्पिटल से। तो वो शुरुआत से ही वो मरीज़ों की सेवा में लगी रही। हम भी जाते थे, तो हमने भी मतलब शुरुआत से सेवा करे। 300 आई थिंक मैंने 200-300 लोगों को, खैर मैंने आज तक नहीं बताया, पहली बार आपके सामने आज मैं बता रहा हूँ। मैंने 100-200-300 लोगों का इलाज कराया। उनको सड़कों से उठा के ले गया हूँ मैं। तो मम्मी की हेल्प से मैंने उनको फ्री में इलाज कराया। चाहे अगर मैं एक ऑटो में भी बैठता था तो एक ऑटो वाले से यही पूछता था, भैया परेशान क्यों लग रहे हो, तो वो मुझे बताता था। तो राहुल, जो आपका उसके बाद करियर शुरू हुआ, आगे बढ़े, तो सबसे पहले आपको ब्रेक कहाँ मिला? मेरा सबसे पहला ब्रेक तब हुआ जब मैं 2010 में मैंने अपनी एक सालों चलती हुई एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरी छोड़ी। जिस दिन मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, तो मेरे को जो अगली शुरुआत देने वाले थे वो थे आमिर खान सर। मैं सेल्स से मार्केटिंग में था। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे बीच में मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, उनके साथ रहा। तो उनको देखते देखते मेरे अंदर फिर वो ओमपुरी वाली जो मेरे अंदर एक चीज़ रह गई थी वो आई। तो उस दिन मैंने इनकी 3 इडियट्स देख ली। अब हुआ यूँ कि मैंने 3 इडियट्स देख ली। तो मैंने घर पे आके बोला कि मैं
ज़िंदगी में अब कुछ करना चाहता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। अब 26 साल का लड़का नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है और लोग कहते कि आप क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, पर मुझे यकीन था कि मैं कुछ करूँगा। मेरी मदर ने मुझ में भरोसा दिखाया, तो मैं फिर छोटे अपने डायरेक्शन कोर्स करने गया। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग करी, मैं भारतीय विद्या भवन गया, मैंने वहाँ बात करी, मैंने 1 साल का वहाँ से कोर्स करा। उसी बीच में काफ़ी दिग्गज फिल्मकार अभिनेताओं से मैं मिला पर्सनली जाके, बिना किसी आपने जान बताया पहचान कि आमिर खान जी ने आपसे बात हाँ, करी। आमिर खान सर वहाँ बहुत आते थे उस होटल में, उसका नाम नहीं लूँगा, तो वो आते थे वहाँ, तो वो हमेशा वो मुझे पहले भी मिले हुए थे, 1-2 साल पहले मुझे पहले मिल चुके थे। तब वो एक अकस्मात मुझसे मिले थे और वो मैं उनका फ़ैन था बहुत बड़ा, क्योंकि एक बार मैं उनकी शूटिंग देखने 2006 में गया था फना की, इंडिया गेट के पास, तो मुझे देखने नहीं दिया था, पुलिस वालों ने डंडे मार के भगा दिया था। तो मेरे अंदर ना वो चीज़ ना तब भी थी, इच्छा उनको देखने की। तो उन्होंने आपको कोई ब्रेक दिया, उन्होंने कोई आपको क्या उन्होंने ब्रेक तो नहीं दिया, खैर मैंने मांगा नहीं उनसे ब्रेक, क्योंकि मैं थोड़ा अपने असूलों को लेके थोड़ा पक्का था। पर जो उनका व्यवहार था, मैं आज भी कहूँगा ऑन कैमरा, मैंने आमिर खान सर जो है उनका जो व्यवहार है एक पैशनेट इंसान की तरफ बहुत अच्छा है। वो कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, उन्होंने वो आंखों में ही देख लेते हैं अगर कोई बनना चाहता है। वो ऐसे थे कि वही एक शख्स थे जो गले भी मिले, साथ भी रहे, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि आप तो बस एक जगह पे काम कर रहे हैं। तो आप भी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं? मैंने शुरुआत करी थी 2012 में, एक इंडो अमेरिकन मूवी थी अनफ्रीडम, मिस्टर राजमित कुमार की, और जिसमें आदिल हुसैन थे और विक्टर बैनर्जी थे। मैंने अपनी शुरुआत उससे करी, उस फिल्म से, तो मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था मिस्टर राजमित कुमार का। वो फिल्म किसी कारणवश बीजेपी सरकार द्वारा बैन कर दी गई थी उसे कंटेंट को लेके, पर वो बाहर बहुत चली है। 2012 में बीजेपी सरकार तो थी नहीं, 2012 में मैंने शुरुआत करी थी उस फिल्म की, वो रिलीज़ हुई 2014 में, 2014 के बाद, जब हमारे इसके सेंसर के पलाज निलानी जब वो हमारे चेयरमैन थे, तो वो फिल्म बैन कर दी गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है मिस्टर नीरज भसीन, मैंने उनको ज्वाइन किया। मिस्टर नीरज भसीन के साथ मैंने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करा हमारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। आपने क्या नाम बताया? इंडो अमेरिकन जो फिल्म थी, अनफ्रीडम। तो बाहर उसने काम किया, बहुत काम किया, बहुत अच्छी फिल्म है, काफ़ी लोग जानते भी हैं उसके बारे में। वो LGBT कम्युनिटी और मुस्लिम्स का जो US में और इन कंट्रीज़ में जो उनका एक मिसकंसेप्शन चल रहा है, वो उसके ऊपर है। बहुत अच्छी फिल्म है वो। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या रहा? उसके बाद मैं नीरज भसीन जी के साथ मैंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैंने एक फिल्म करी, जो कि मेंटर करी मिस्टर शेखर कपूर ने। वो ऑल ओवर इंडिया की जो आर्ट है वो उसके ऊपर थी वो फिल्म, और उसको इनाग्रेट करा था तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी ने। उसके बाद फिर मैंने ओशियान फिल्म फेस्टिवल किया, शायद आप जानते हो, सिने फिल्म फेस्टिवल मिस्टर नवेल तुली का। तो उस फेस्टिवल में हमने काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल फिल्म स्क्रीन करी इवन, जिसमें बॉलीवुड की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर 2 भी थी, अनुराग कश्यप जी की, इम्तियाज़ अली की रॉक स्टार भी थी, और काफ़ी बड़े दिग्गज फिल्मकारों की, पूरे विश्व प्रसिद्ध फिल्मकारों की फिल्में वो हुई। उसके बाद मैं एड वर्ल्ड में आ गया, जिसमें मैंने 3-4 एजेंसीज़ का मैं क्रिएटिव डायरेक्टर रहा हूँ। और मैंने अब तक उसमें 30-40 मैंने एड फिल्म्स और कॉर्पोरेट फिल्म्स करी मैंने। और उसके बाद फिर मैं 2018 में जो ज़िंदगी की मेरी शुरुआत हुई, जब मैंने ख़ुद की कंपनी फॉर्म करी इन्वेंटिव फिल्म्स, तो वो दौर ऐसा था कि जब मुझे लगा कि अब मुझे उठना चाहिए अपने कदमों पे। मैंने इन्वेंटिव फिल्म्स की शुरुआत करी, और जो मेरी पहली फिल्म उसमें प्रोड्यूस हुई, जो बनी, वो थी हू एम आई, जिसमें परिचित साहनी जी थे, बलराज साहनी साहब के जो बेटे हैं। मैंने उनको लिया, बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो उन्होंने ये देखा कि ये लड़का है, नया कलाकार है। उस टाइम वो राजकुमार हिरानी जी के साथ काम कर चुके थे, बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके थे, तो बहुत अच्छे हैं वो, बहुत कमाल एक्टर हैं। उनको देख के मुझे बलराज साहनी साहब, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि साक्षात मेरे सामने बैठे हैं। तो उनको मैंने स्टोरी सुनाई। एक दिन वाक़ ऐसा हुआ कि मैं उनसे मिला, तो मैं थोड़ा हिचकिचाया हुआ था, क्योंकि मैं एक सिंपल परिवार का लड़का। मैं कहा कि भाई अब सर बजट हमारे पास, देखिए हम फिल्मकारों के पास कला होती है, हमारे पास सपने होते हैं, हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, पर हमारे पास फंड्स नहीं होते। कई बार हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं, अपना वही भरोसा कि सर आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके लिए कर सकता हूँ। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हाँ करेंगे। वो जिस पैसों में, एक तरह से मेरे पास कुछ था नहीं, तो मुझे आशीर्वाद लगा कि उन्होंने आशीर्वाद दे के मेरे साथ काम किया। बलराज साहनी साहब के मतलब उनका ही साक्षात रूप मुझे मिला। तब मैंने उनके साथ फिल्म करी हू एम आई, और अच्छी चली, अच्छी बनी, और किस्मत ऐसी हुई कि वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई, इफ्सा टोरंटो में, मई के अंदर। वो मेरे लिए इफ्सा टोरंटो, हू एम आई बहुत अच्छी फिल्म है। वो एक फादर और सन के रिलेशनशिप पे कहानी है,
बहुत ही भावुक कहानी है वो, एक 15 मिनट की कहानी है। कौन उसमें आपका क्या रोल रहा? प्रोड्यूसर रहे या मैं उसमें उसका डायरेक्टर था, डायरेक्शन उसका राइटर था और क्रिएटिव डायरेक्टर था, Very good. और सारी जो तो चीज़ें फिल्म कुल मिला के पैसा कमा पाई, आपका खर्चा निकाल पाई? हाँ, budget? क्योंकि वो देखिए वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर से मैंने उसको प्रोड्यूस कराया था। एक तपन एग्रो ग्रुप है आगरा के, वो तपन फिल्म्स उन्होंने अपना एक चलाया, मिस्टर सुदीप अग्रवाल, बहुत बड़ी कंपनी है वो, कॉर्पोरेट सेक्टर के दिग्गज हैं आगरा के, तो वो उन्होंने प्रोड्यूस करी उस फिल्म को। तो उन्होंने भी यकीन दिखाया, भरोसा दिखाया कि आप कर सकते हैं। वो मेरा पहला एक कंपनी, आज कंपनी बनाए कल, क्योंकि एक नए इंसान को कोई मौका देता नहीं, लेकिन वो स्टोरी ऐसी थी तो उन्होंने भी मौका दिया। उसके बाद फिर मैंने अगली फिल्म करी, एक थ्रिलर बनाई। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे एक दूसरे वर्टिकल पे काम करना चाहिए, तो मैंने एक फिल्म बनाई विराम। वो एक थ्रिलर था, वो ऐसा थ्रिलर था जो आमतौर पे आप देखते नहीं हैं। और किस्मत ये अच्छी रही कि वो भी लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल में चली, ओलंपस फिल्म फेस्टिवल में, तो उसको भी काफ़ी लोगों ने पसंद करा। उस फिल्म में मैं भी एक एज ए कलाकार था, तो उसके लिए मैंने अपना क्या क्या चैलेंजेस आते हैं राहुल इस फील्ड में? क्योंकि हम देखते हैं कि एस्पिरेशंस तो सभी की होती हैं, वो हीरो बनना चाहते हैं, मतलब कहते हैं ना स्टार बनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सपने लेके मुंबई पहुंचते हैं और आप समझते ही हैं कि कितने लोगों को सफलता मिलती है। मतलब मैं नहीं समझता हूँ, जितने लोग आज इंडस्ट्री में हैं तो उससे कहीं ज़्यादा लोग तो हर महीने वहाँ पहुँच जाते हैं और वो वापस भी आते हैं। तो आप जैसे इस फील्ड से हैं, कह रहे हैं 2011 से आपने शुरू किया था करियर, क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? सर अगर सच कहूँ, देखिए आप अगर यही सवाल किसी और से पूछेंगे तो कई लोग कहेंगे कि भाई काम की तंगी है, लोगों की तंगी है, पैसे की तंगी है, पर मेरी नज़र में जवाब गलत है। तंगी सिर्फ हमारी सोच की है। लोग खुद को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, लोगों में पेशेंस नहीं है। अगर आज जो समस्या ये है, देखिए काम आज की डेट में हर कोई करना चाहता है, फंड्स हर जगह पे हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिक हम ये कब एक्सेप्ट करेंगे कि हम किस काबिल हैं, हमारे अंदर क्वालिटी क्या है। देखिए काम सब जगह है, लेकिन जो समाज, जो हमारी ऑडियंस है, हमें उसके हिसाब से करना पड़ता है। ऑडियंस बदल रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है। नहीं, ऑडियंस तो बदल रही है, डिफरेंट थिंग, वो तो आप एक फिल्म मेकर की तरह बात कर रहे हैं। बट अगर मैं देखूं कि भी अगर एक डायरेक्टर है तो उसको कहाँ से मिलेगा, जब तक उसको कोई प्रोड्यूसर हायर नहीं करेगा। अगर एक्टर है तो एक्टर, सारे लोग तो एक्टर ही बनने जाते हैं, 90% तो एक्टर ही बनना चाहते हैं ना। तो जो 90% जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो उसको तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वो उसे कैसे मिले, वो चैलेंजेस कैसे? वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ज़्यादा जो कलाकार बनना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ये है कि लोग खुद पे जो काम कर रहे हैं आज की डेट में, देखिए ना कुछ लोग तैयार होके नहीं आ रहे हैं। अगर हम भी जब कास्टिंग करते हैं, देखिए मैं आमतौर पर डेली मैं 100 लोगों का प्रोफाइल देखता हूँ, मैं 10 लोगों के साथ काम करता हूँ रोज़। मेरे मन में भी होता है कि कई बार ऐसे लोगों को मैंने काम दिया है जो उस चीज़ को ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाते। मैं कोशिश अपनी, देखिए हम नीचे से शुरुआत हुए, हम हर किसी को मौका देना चाहते हैं। मैं आज की डेट में हर किसी को मौका देना चाहता हूँ, जो कि मेरा विज़न भी है, और मैं अभी आपको बताऊँगा मेरे विज़न उस चीज़ के लिए क्या है, इन लोगों के लिए। लेकिन क्या होता है कि पेशेंस, जैसे मैंने कहा, आपको खुद पे काम करना पड़ता है। और लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, कई लोग उस परिवार से आते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे मैंने शुरुआत करी, मेरे पास इतना फंड्स नहीं थे 18 साल की उम्र में कि मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकूं, मैं कोर्स कर सकूं, या मुझे कोई गाइडेंस मिले। सबसे बड़ी बात है गाइडेंस नहीं है। अगर गाइडेंस है तो काम इसलिए नहीं है क्योंकि भरोसा नहीं है। और मार्केट में सर अफेक्ट हो रही है सब जगह पे, क्योंकि काम भी कम होता जा रहा है, जो कि मैं पॉलिटिकली ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। जो इस तरह का माहौल बन रहा है, देखिए जब तक पीछे से पैसा आता है, कहा जाता है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, जब तक पीछे से नहीं आएगा तब तक आगे नहीं जाएगा। वो सबके ऊपर ही हम पे अफेक्ट हो रहा है वो चीज़। राहुल, आगे आप फर्दर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ प्लान है, वो थोड़ा सा बताएं। जी, नियर फ्यूचर में सर मेरे बहुत प्लान्स हैं। मैं काफ़ी वर्टिकल्स में आ चुका हूँ। मैं एक फीचर फिल्म भी कर रहा हूँ, इसका नाम है काता क्यूची। वो एक इंडो जापानीज़ फिल्म है, उसको प्रोड्यूस मैं ही कर रहा हूँ, मेरी कंपनी काता क्यूची। इसका हिंदी इसका इंग्लिश है ब्लड रिवेंज, उसका हिंदी अभी मैंने रखा नहीं है। ये बहुत ही अलग तरह की फिल्म है, ये 1.5 घंटे की फिल्म होगी। इस तरह की शायद फिल्म भारत में ज़्यादा बनी नहीं है, क्योंकि जिस कंटेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, जो उसका शूटिंग स्टाइल है, वो पूरा बहुत ही अलग है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जिसको मैं ज़्यादा जापानीज़ मार्केट में, कोरियन मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में उसको ले जाना चाहता हूँ। यस, आपका रशियन मार्केट, जो इस तरह की फिल्म फेस्टिवल है। भारत का मैंने अभी तक ना सोचा नहीं है, क्योंकि आई थिंक वो यहाँ ज़्यादा उसको एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा उस फिल्म को यहाँ। तो मैं पहले ही सोचे चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, जहाँ का लिए आप पहले से आपने उस पर रेखी कर रखी है कि मुझे कहाँ ले और जानी है। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी ट्रेंड एक्टर नहीं है।
ओके। इसमें सब सारे मैंने amateur हैं। सब एमेच्योर। एक रिक्शे वाला जो जामा मस्जिद पे मुझे रिक्शे से घर तक कितनी देर छोड़ता की है। फिल्म है ये? सर 1.5-2 घंटे की फिल्म होगी। 2 1.5 घंटे घंटे की। की प्रॉपर इट्स अ फिल्म, ओके। जिसमें एक रिक्शे वाला भी है, वो भी इसके अंदर है। हर इंसान जो एक कलाकार है, मुझे सड़क पे हर कोई कलाकार दिखता है। यानी कि आप नए लोगों को काफी मैं मौका नए लोगों दे- को, सिर्फ दे नए रहे हैं। लोगों को ही दे रहा हूँ। Very good, सिर्फ नए बहुत लोग, जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको थोड़ा नाम मिले। देखिए, चाहे कोई और उनको प्रोड्यूस ना करे या उनको काम ना दे, अगर मेरी कोई चीज़ है जो मेरे हाथ में जितनी ताकत है, मैं उनके लिए उतना कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी जेब खुद से राहुल, आजकल जैसा हम देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आपके पास किसी को कुछ रोजगार देने के लिए अगर कुछ मौका हो तो मैं चाहता हूँ ऑन कैमरा बोलें और बताएं और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर करें, तो हो सकता है कुछ लोगों को आपसे लाभ मिल सके। सर देखिए, तभी मैं एक बात बताता हूँ, मेरे विजन में साथ साथ फिल्म्स के साथ साथ मैंने अब कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कोलैबोरेशन किया है मैंने। तो अब जहाँ मैं फिल्म्स करता था, देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फिल्म्स में जितने मौके आते हैं, जितना पैसा आता है, हम उतना ही आगे कर सकते हैं। इसलिए अब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ चुका हूँ। मैं अब इवेंट्स कर रहा हूँ, जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दिल्ली की और नोएडा की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मेरे साथ अब कोलैबोरेट कर रही है। जैसे एक टैंक कंपनी है, वर्ल्ड बहुत ही लीडिंग टैंक कंपनी है वेक्टर्स, उनके साथ मैं कोलैबोरेट करूँ कि इवेंट्स कर रहा हूँ। ट्विन टेक कॉर्पोरेशन है, MG एग्रो है, ये कंपनीज के साथ अब मैं इवेंट्स करके मैं उन लोगों को मौका दे रहा हूँ जो फिल्म्स में भी मेरे साथ ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर पाते, चाहे वो एक नहीं, टेक्निकल मैं टीम वही हो। आपसे पूछ रहा था, अगर कोई आपके पास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप ऑन कैमरा हमारे दर्शकों को बताएं। हो वो सकता रहती है है। हमारे ऑडियंस, हमारी व्यूवर्स उसमें से किसी को रेफर करना चाहें या खुद आपको कनेक्ट करना चाहें कि शायद उनको भी कहीं रोजगार मिल सके, क्योंकि हाँ, मतलब दे कैन सर्च मी राहुल कुमार तनवर, और इन्वेंटिव फिल्म्स मेरी कंपनी है, और मेरा ईमेल आईडी है rahul.inventivefilms@gmail.com, और वो अपना प्रोफाइल, जो भी उनकी काबिलियतें हैं, चीज़ें अपने साथ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो उनका एक ऑडिशन हो, चाहे उनकी वीडियो हो, जो भी उन्होंने काम किया हो। तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी भी होता है, क्योंकि सर टैलेंट तो कहीं से भी निकल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही थे। और ये है कि जो मेरे आगे के विजन्स हैं, सिर्फ एक फिल्म नहीं है, सिर्फ एक इवेंट नहीं है, तो अब मैं इसको एक इंस्टीट्यूट लेवल पे भी ले जाने वाला हूँ इस साल, जिसमें मैं उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कि मैं अब बता रहा हूँ आपको कि जो आपने कहा था, जैसे कलाकार आते हैं वो आगे उनको काम नहीं मिल पाता। अब मैं कह तो सकता हूँ कि काम क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि वो ट्रेन नहीं है, बट उनको ट्रेन करेगा कौन? उनको बताएगा कौन? तो उसके लिए मैं अपने नाम नहीं, से मैं तो खैर इस बात को ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो अपने आप को सुपर स्टार नहीं, सुपर डुपर स्टार समझते हैं। मतलब एक्टिंग तो उन्हें आती नहीं है खास, बट फिर भी उन्हें लगता है कि वो अमिताभ बच्चन क्या करता है, कुछ भी तो नहीं करता है। तो ऐसे भी लोगों को देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। सर उनके लिए भी एक ना बहुत अच्छा एक तरीका है मेरे पास, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूट में कई लोगों को ऐसे लेके आऊँगा सिखाने के लिए जो खुद को ऐसा समझते हैं। जनाब, सीखने तो वही आएगा ना जो वाकई में कहता है कि मुझे आता नहीं है। जो कहता ही है कि मुझे आता है, मैं परफेक्ट हूँ, आपके पास क्यों आएगा? सर मैं यही कह रहा हूँ, उसको सिखाने के लिए। अगर कोई कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं कहता आप गुरु हैं, अब आप ये 50 जो बच्चे बैठे हैं इनको सिखाइए। वेरी गुड। आप खुद से वैल्यूएट करते हैं खुद को। आप किसी को ये कहेंगे ना, आप मुझे साबित करिए कि आप क्या हैं, वो इंसान कभी आपको साबित नहीं करेगा। जब आप कहेंगे कि आप करके दिखाइए, ये 50 बच्चे आपके सामने, आप इनको सिखाइए। जब वो क्वेश्चंस आते हैं, व्हेन यू आर अनेबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस, जब आप वो भाव नहीं बता पाते, जब आप वो कला के बारे में नहीं पता, तब आपको पता चलता है कि हाँ मुझे तैयार होना चाहिए था। तो ये भी मेरे कई प्रावधान हैं जो मैं आगे चीज़ें बहुत अच्छा राहुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं वो नियर फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे, और एक हम राहुल को एक बड़ा नाम बनता हुआ जल्दी ही देखेंगे सर, बहुत जल्दी। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ राहुल तंवर, और देख रहे हैं कि किस तरह से इनके विजन्स हैं, और जब तक किसी का विज़न ना हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आपने भी जीवन में सफलता पानी है, जीवन में सक्सेस को अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको सबसे पहले विज़न ढूंढना पड़ेगा कि मेरा विज़न क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुँचना कहाँ है, और मुझे काम को करना कैसे है। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर किसी हस्ती के साथ होंगे और आपको उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि वो अपने फील्ड में क्या करते हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्ते।